हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और हम इस वीडियो में जानेंगे ज्योग्राफी के क्षेत्र में मार्च 2021 में कौन कौन से करंट अफेयर न्यूज़ में आई। ठीक, टोटल मिलाकर के 35 से 40 करंट अफेयर जो थे वो ज्योग्राफी सेक्शन से थे, जो कि न्यूज़ में आए। आपको नहीं पढ़ाए जाते, ज्योग्राफी का कोई सेक्शन, कोई मैगजीन नहीं देती, क्योंकि वो अ, उनमें से आधों को बेसिकली एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर कवर कर देते हैं। बट एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों सेक्शन अब अलग अलग हैं, पहले एक साथ कभी मर्ज हुआ करते थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्टर में आपको जो भी न्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ, साथ ही बताऊँगा भी। और मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से ज्योग्राफी से निकलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि कहाँ पर कौन कौन से जो वोल्केनोज हैं वो यहाँ पर एक्टिव हुए, डैम्स कौन कौन से न्यूज़ में आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हिंदी भाषा में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड है, उससे नीचे के लेवल के एग्ज़ाम देने वाले बंदे इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इसके बदले में मैं आपसे चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ मैं बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका मतलब है कि आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च बॉक्स में उस चीज़ को सर्च कर लेना है और वो पीडीएफ नीचे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ। और सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि अ, यहाँ पर देखिए, उड़ीसा के अंदर एक जगह है अंगुल। ठीक है, अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अंगुल मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा उड़ीसा। ठीक है, तो अंगुल इन उड़ीसा, यहाँ पर देश का सबसे गर्म तापमान देखा गया। ये शहर उबल रहा था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फरवरी में सबसे हॉट जो जगह रही, सबसे हॉटेस्ट जगह रही, वो रही उड़ीसा की अंगुल जगह। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, अंगुल इन उड़ीसा। और यहाँ क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला फरवरी महीने में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस समय था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक स्पीसीज़ खोजी गई, स्पीसीज़ एनवायरनमेंट सेक्शन का कवर है, बट ये न्यूज़ स्पीसीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये न्यूज़ आपकी लोकेशन से रिलेटेड है। ब्लैक ब्रो बैबलर डिस्कवर्ड। हमें नहीं जानना कौन सा पक्षी है, एक तरीके का ये कहाँ पाया जाता है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कई सालों बाद दोबारा से देखने के लिए मिला है। तो ब्लैक ब्रोड बैबलर ये रीडिस्कवर्ड हुआ। देखिए, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है बोर्नियो। ठीक है, इस बोर्नियो आइलैंड के दो बेसिकली अगर मैं इस बोर्नियो आइलैंड का साउथ ईस्टर्न पार्ट ले लेता हूँ, तो उस साउथ ईस्टर्न पार्ट को कहते हैं ये आपका कैलीमंटन। ठीक है, तो इस कैलीमंटन जगह पर ये चीज़ जो है वो डिस्कवर्ड हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लोकेशन। और इंडोनेशिया की लोकेशन अक्सर पूछी जाती हैं। मैप देखिए, जो मैप यहाँ पर इंक्लूड है, तो ये पूरा यहाँ पर जकार्ता आपको कैपिटल दिख रही होगी, ये पूरा बोर्नियो है। इसके अंदर जो जगह है कैलीमंटन। ठीक है, आप कुछ भी कहिए, कैलीमंटन कहिए, कुछ भी, बट यहाँ पर ये जगह तो इस टाइम है। ठीक है, तो ये लोकेशन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, न्यूज़ में आए सेनकाकू आइलैंड या फिर डियायू आइलैंड। ठीक है, तो आपको पता है कि चाइना का दिक्कत है, चाइना साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और अपने पड़ोसी कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, इन सब के साथ बहुत तगड़ी लड़ाई रखी हुई है। ठीक है, तो वही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के अंदर सेनकाकू आइलैंड और डियाओ आइलैंड न्यूज़ में आ गए। और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं चाइना एंड जापान के बीच में, याद रखना, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी आइलैंड को दिया था, पूछा था किस के बीच में ये डिस्प्यूटेड हैं, तो चाइना और जापान के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। लोकेशन देखिए आप, ये चाइना है और ये जापान है, इनके बीच में ये जो इलाका है ये सभी डिस्प्यूटेड वाला इलाका है। और इसके अंदर सेनकाकू आइलैंड आ जाते हैं, डियाओ आइलैंड आ जाते हैं, और एक और आ जाते हैं त्याओयूटी आइलैंड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिक्कत करती हैं और लगातार झगड़े साउथ चाइना सी में देखने को मिलते हैं। ठीक, और नई नई रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हैं वो इस रीजन में लगातार बढ़ रही हैं। और इसी के ऊपर दो करंट अफेयर बन जाते हैं, मैं आपको धीरे धीरे उनकी तरफ लेकर के चल रहा हूँ। बट आपको यहाँ याद रखना है कि ये आइलैंड्स किन के बीच में डिस्प्यूटेड है, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। जैसे इंडिया में हड़प्पन साइट्स हैं और वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एविडेंस यहाँ पर मिलते रहते हैं, ऐसे ही इटली के अंदर एक साइट है पोम्पी। यहाँ पर रोमन साम्राज्य से बिलोंग करते हुए एविडेंस हमें मिलते रहते हैं। और इस समय मिला है हमें सेरिमोनियल
चैरियट, ठीक है। तो अब एक बहुत बड़ा रथ मिला है, और ये सिटी कहा जाता है कि जब माउंट वेसुवियस 2000 साल पहले फटा था, इरप्ट हुआ था, उस समय ये सिटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। तो वहाँ पर हमको मिला है एक लार्ज चैरियट। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोम्पी कहाँ है? इटली में। मैच ऑफ द फॉलोइंग, पोम्पी इटली में, ठीक है। एक रीज़न टिग्रे रीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आएगा स्लाइड में। तो दूसरा दे देगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में पोम्पी इटली, टिग्रे इथोपिया, ठीक। और एक और दे देगा, पूछेगा कौन सा सही मैच नहीं है, तो आप बताइए कौन सा सही नहीं है। तो ये इस तरीके पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। आगे चलते हैं। एक पोर्ट न्यूज़ में आया, मोंगला पोर्ट, बांग्लादेश का पोर्ट है। और बांग्लादेश के दो ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, एक है चट्टोग्राम, एक है मोंगला पोर्ट। दोनों से हमने एमओयू साइन किया था 2015 में कि हम इन दोनों पोर्ट्स का यूज़ करेंगे अपनी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में। और जो चट्टोग्राम पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है बांग्लादेश का, और जो मोंगला पोर्ट है वो दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा। हम अपने नॉर्थ ईस्ट इलाके को यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, और बांग्लादेश के पोर्ट्स की मदद यहाँ पर ली जाएगी। वाटरवेज, रोड्स, रेलवेज, इन सब के द्वारा हम यहाँ पर जो है बेसिकली कनेक्टिविटी को बरकरार रखना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ। तो यहाँ पर ये मोंगला पोर्ट न्यूज़ में है, और कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है। और इस समय तो बांग्लादेश के लिबरेशन को भी यहाँ पर 50 ईयर्स जो हैं वो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पीएम मोदी भी यहाँ पर विजिट पर हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी है, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के बारे में जानिए। अब बात करते हैं रिवर तवी की। तो कुछ रिवर तभी मूवमेंट के अंदर लोकल्स, जो लोकल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हम इस रिवर को बिल्कुल साफ़ रखने की कोशिश करेंगे, ओके। और रिवर तभी को एज अ फ्रेंड यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, मतलब जैसे कि एक दोस्त की तरह से नेचर एज अ फ्रेंड यहाँ पर डिक्लेयर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इस रिवर को क्लीन रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जब वैष्णो देवी जाते हो तो ये रिवर आपको बीच में पड़ती है, जम्मू तवी इस रिवर का पूरा नाम है। जम्मू के बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में ये रिवर पड़ती है, और ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। 7 लाख लोगों को वहाँ पर यहाँ से पीने का पानी मिलता है इस रिवर के ज़रिए। तो इसको साफ़ रखना वहाँ के लोगों की प्रायोरिटी भी बन जाता है। और ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, याद रखना, जो कि न्यूज़ में है। और कम्युनिटी कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दिखाती है ये, ठीक है। कम्युनिटी हेल्प के थ्रू किस तरीके से नेचर को सर्वाइव किया जा सकता है, उसके बारे में ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो कि लोकेटेड है जम्मू में, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, और फिर चेनाब रिवर में मिल जाती है, एंड ड्रेनिंग इनटू चेनाब रिवर, ठीक है। चेनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये यहाँ पर है। तो याद रखना, ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको प्री में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये आपको याद रखना है। एक लेक न्यूज़ में आई, सालदा लेक। सालदा लेक के बारे में आप सबसे पहले जानिए, टर्की में है, ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये टर्की में है। टर्की कहिए या तुर्क कहिए, ठीक है, वहाँ पर ये लेक जो है वो मौजूद है। इस लेक की खास बात ये है कि ये क्रेटर लेक है। एक क्रेटर लेक वो होती है जो किसी मीटियोर के इम्पैक्ट से बन जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहर से कोई मीटियोर आया और उसने पृथ्वी में गड्ढा कर दिया, फिर वहाँ पर पानी भर जाता है। तो इस तरह की लेक को कहते हैं मीटियो क्रेटर लेक, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब ये मीटियोर यहाँ पर आकर के गिरा होगा तो इसके जो टुकड़े होंगे वो अभी भी लेक के अंदर ही होंगे, और वहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि वो मीटियोर कहाँ से आया था, और उस जगह से, यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो क्या था, क्योंकि वो उसके टुकड़े में विद्यमान होगा। तो यही किया जा रहा है, साइंटिस्ट यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से ये मतलब शारदा लेक के अंदर जो टुकड़े हैं, जो डाटा है वहाँ पर, वो हमें क्या बताता है एंशियंट लाइफ के बारे में, जो कि डिस्टेंट प्लैनेट्स पर रहते हैं, ठीक है। वो कहीं से तो आया होगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो लेक है ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, ठीक है, और इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो कहाँ से ये मात्रा आई, किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। हमारे लिए काम का क्या है, सालदा लेक कहाँ पर है, टर्की के अंदर। न्यूज़ में क्यों था मैंने वो भी बताया, कभी आप यकीन ना करें, ठीक है भाई। एक आइलैंड का ग्रुप है फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है, आधिपत्य किसका होगा, फ्रेंच यानी फ्रांस का। अब लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये है पैसिफिक ओशन,
दो हिस्सों में बांट दें तो पता चलता है ऊपर नॉर्थ पैसिफिक, नीचे साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक के अंदर अगर आप इन द मिडल देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंच पोलिनेशिया। लोकेशन क्लियर हो गई। क्यों न्यूज़ में आया? तो न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि फ्रांस ने फ्रेंच पोलिनेशिया के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उससे लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। तो ये रिपोर्ट अब आई है। 1960-70 के दशक में फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उसके बाद की ये रिपोर्ट यहाँ पर है। लोकेशन मैंने बताई साउथ पैसिफिक के अंदर लगभग 100 आइलैंड और एटोल्स, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये बनते हैं आइलैंड्स। सिंपल एटोल्स जो प्रवाल भित्ति होती है, जो कि बेसिकली मोलस्क संघ के जीवों से मिलकर के बन जाता है, उसको यहाँ पर कहते हैं एटोल। ठीक है, तो ये कलेक्शन है लगभग 100 आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड एक साथ मिलकर के इसको यहाँ पर बनाते हैं। और इसी के अंदर आ जाता है एक बहुत ही फेमस आइलैंड जिसका नाम है ताहिती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना ताहिती, और मोस्ट पॉपुलेटेड है इन सब के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे ज़्यादा जाने माना वाला जो आइलैंड है वो है ताहिती, नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं भाई। एक माउंटेन है, एक वोल्केनो है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। वोल्केनो का नाम है माउंट सिनाबंग। सिनबंग कहिए, सिनाबंग कहिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के ऊपर है। अभी मैंने आपको इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड बताया था जो कि ये है। अब मैं बता रहा हूँ आपको सुमात्रा, ये वाला। ठीक है, ये जो है ये सुमात्रा आइलैंड है, और इस सुमात्रा आइलैंड के ऊपर है माउंट सिनाबंग। तो ये माउंट सिनाबंग यहाँ पर इरप्ट हो गया, एक्टिव वोल्केनो है। और इससे पहले भी इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे वोल्केनो यहाँ पर इरप्ट हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पार्ट बनता है रिंग ऑफ फायर का। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पर हैं। जैसे मैप में देखिए तो माउंट रिनजानी है, माउंट गामा लामा है। ठीक है, और इससे पहले माउंट मेरापी वोल्केनो यहाँ पर इरप्ट हुआ था। सेमेरू नाम का वोल्केनो यहाँ पर पहले भी इरप्ट हो चुका है। तो ये सब नाम आपकी नज़र में होने चाहिए, और ये सब जनरली पूछे जाते हैं। आगे चलें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 डैम बने हैं, एक है रेजिन डैम और दूसरा है चिल्लाईमल डैम। ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हैं, योगी आदित्यनाथ ने खुद ही इनोग्रेट किया। न्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट हाँ डैम्स न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है रेजिन डैम और चिल्लाईमल डैम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। भाई इक्वाडोर बहुत ही फेमस है, और इक्वाडोर के अंदर बेसिकली एक वोल्केनो है जो कि उसका नाम है सेंगे वोल्केनो, SANGAY, सेंगे वोल्केनो। मैप देखिए तो ये रहा सेंगे वोल्केनो, दिख रहा है, मैंने गोला कर दिया है। तो सेंगे वोल्केनो यहाँ पर इरप्ट हो गया, और ये एक्टिव वोल्केनो है, याद रखिए एक्टिव वोल्केनो है। सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो तो नहीं है, बट एक्टिव वोल्केनो है, और इक्वाडोर का मोस्ट एक्टिव वंस है। तो इक्वाडोर में भी ये सबसे ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एक्टिव है। इक्वाडोर की लोकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इक्वाडोर में एक और यहाँ पर आपको याद रखना है वोल्केनो, वो है कोटोपैक्सी। वैसे तो बहुत सारे दिए हुए हैं, सारे याद नहीं रखने। तो माउंट कोटोपैक्सी और माउंट सेंगे अब न्यूज़ में है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, और इस स्लाइड से इतना ही आपको याद रखना है। एक डैम न्यूज़ में आया, भदर डैम। क्या हुआ है भाई, डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल वाटर कमीशन की, उसने रिकमेंड किया है कि जो भदर डैम है, भदर डैम के फ्लड गेट्स को चेंज किया जाए। एक डैम बनाया जाता है रिवर वाटर में फ्लड को रोकने के लिए। अगर डैम टूटा तो दूसरी साइड में फ्लड आ जाएगी, तो इसीलिए डैम के जो गेट हैं वो मजबूत होने चाहिए, और भदर डैम के गेट बहुत पुराने हो चुके हैं, उन गेटों को बदलने की ज़रूरत है। तो भदर डैम न्यूज़ में आया। तो भदर डैम के कारण 2015 में फ्लैश फ्लड्स भी हुए थे, और इसी कारण कहा जा रहा है कि दोबारा से इनके गेट जो हैं वो चेंज किए जाने चाहिए। तो भदर डैम की अगर मैं बात करूं तो गुजरात के राजकोट में ये यहाँ पर है, और भदर रिवर के ऊपर है, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में। ठीक है, तो ये देखिए भदर रिवर मैंने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट भी कर दी है। ठीक है, लोकेशन भी दिख रही होगी, लिखा हुआ भी है भदर रिवर। ठीक है, तो इस रिवर के ऊपर ये डैम यहाँ पर है, और इसके दरवाजे रिप्लेस होने चाहिए। गुजरात के अंदर ये है। तो डैम मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकते हैं, 2 डैम अभी उत्तर प्रदेश के भी गिनाए थे। उसके बाद ताप्ती दमन सेक्टर, ये बेसिकली ऑफशोर बेसिन है मुंबई के अंदर, याद रखिएगा। ताप्ती दमन सेक्टर, और अदानी ग्रुप यहाँ पर गैस एक्सप्लोर करेंगे, तो ये सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मुंबई के अंदर है, और ऑफशोर बेसिन में ये सेक्टर है, और ताप्ती दमन सेक्टर इसका नाम है। एक ओके, ऑलराइट। एक पोर्ट न्यूज़ में है, पोर्ट अंजुआन। ठीक, अच्छा देखिए, एक था अब मैं इस स्लाइड की तरफ दोबारा से आऊँगा, पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। इस स्लाइड की तरफ हम दोबारा से आएंगे।
एक है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट है तो इस सिंपल सी बात है, यहाँ से सैंड स्टॉर्म भी उठेंगे। तो चाइना में यही हो रहा है कि देखिए चाइना और मंगोलिया, मैप देखिए, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है गोबी डेजर्ट। इस गोबी डेजर्ट से लगातार सैंड स्टॉर्म उठ रहे हैं और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा, चाइना की जो कैपिटल सिटी है बीजिंग, वहाँ पर बिगेस्ट सैंड स्टॉर्म इन द डिकेड, हैवी विंड्स उठ रही हैं गोबी डेजर्ट से, और वेस्टर्न चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षति देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो विंड्स हैं ये इस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं, और चाइना का जो वेस्टर्न इलाका है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ठीक, गोबी डेजर्ट का मतलब मंगोलियन भाषा में होता है वाटरलेस प्लेस, यानी जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका मतलब डेजर्ट हो गया। और इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट डेजर्ट, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, याद रखिए। और नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया, यानी मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर ये स्थित है। मच ऑफ द गोबी डेजर्ट इज़ नॉट सैंडी बट बेयर रॉक्स। अब ये ज़्यादा सैंडी नहीं है, रॉक स्ट्रक्चर ज़्यादा है डेजर्ट के अंदर, बट फिर भी सैंड स्टॉर्म यहाँ से उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्ट तो होगा ना सैंड का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है गोबी डेजर्ट की। फिर एक नया ब्रिज बना, चेनाब ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर में बना, और चेनाब रिवर के ऊपर बना। ऑब्वियसली ये रिवर नीचे से जा रही है, इसके ऊपर रेल ब्रिज ये बनाया गया है, और पूरा रिवर जो है लगभग 360 मीटर की ऊंचाई पर है। और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये यहाँ पर है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर, चेनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में बना है। पेरिस में जो एफेल टावर है उससे भी 30 मीटर ऊंचा ये यहाँ पर है, इमेज में दिखाया भी गया है। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक डैम न्यूज़ में आया, मुल्ला पेरियार डैम, नाम से ही इम्पोर्टेंट है। मुल्ला पेरियार डैम 2 रिवर से मिलकर के बना है, एक है मुल्लायार रिवर, एक है पेरियार रिवर। दोनों रिवर केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, ठीक है। और वहाँ से ये डैम यहाँ पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी है उससे कहा है कि भाई डैम की सेफ्टी के लिए मेजर्स यहाँ पर लॉन्च कीजिए, डायरेक्शंस यहाँ पर लॉन्च कीजिए, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम की अगर आप लोकेशन देखें, ये केरल है, केरल के अंदर मुल्ला पेरियार डैम ये रहा, पेरियार रिवर यहाँ से आ रही है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है। तमिलनाडु भी इस डैम से फ़ायदा उठाता है, अपने 5 जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो तमिलनाडु और केरल दोनों को यहाँ पर इससे फ़ायदा होता है। ओके, तो तमिलनाडु इसको ऑपरेट भी करता है, मेंटेन भी करता है, और इसके द्वारा इसकी 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फ़ायदा भी होता है। पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है केरल के अंदर, और लाइफलाइन कहा जाता है केरल की। और पेरेनियल रिवर है, मतलब इसमें हर दफ़े पानी रहता है, 24 मतलब 365 दिन इसमें पानी रहता है। और इसीलिए फ्लड्स ना हो, और इसीलिए मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पर बनाया गया था। और धीरे धीरे पानी तमिलनाडु की जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं इनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 123 साल पुराना जो डैम है वो ये यहाँ पर है, और 2 रिवर के कन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। एक है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया जाए। देखिए अगर नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो पूरा पैसा सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। अगर नेशनल स्टेटस का यहाँ पर दर्जा मिल जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि कुछ फंड में पैसा दिया जाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको स्टेटस दिया जाए नेशनल प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि इट एम्स टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द रिवर्स इन द सदर्न राजस्थान। तो सदर्न राजस्थान के अंदर बारिश के दिनों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि चंबल रिवर के अंदर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर, उसको मैं साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भेजना चाहता हूँ राजस्थान की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये राजस्थान है, और राजस्थान की ये जो नीचे का इलाका है ये पूरी तरीके से बारिश के दौरान इसमें रिवर में काफ़ी पानी होता है। तो इस पानी को शिफ्ट करके अगर हम इधर की साइड में भेजें तो ये इस कनाल प्रोजेक्ट का मकसद इनका है, ठीक। तो जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान के लोग हैं उन्हें भी पीने का पानी यहाँ पर अवेलेबल हो सके, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी वाटर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और लाइव स्टॉक, ह्यूमन, इन सब के लिए भी पानी 2051 तक पूरा हो सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसके लिए फ़ंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। नॉर्थ गोवा के अंदर एक जगह है न्यूज़ में आई, पोरवोरिम, ठीक है। तो पोरवोरिम में नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोरवोरिम रिम। एक है लेक बेकाल। रशिया ने क्या किया है, रशिया ने लेक बेकाल के अंदर बेकाल GVD
फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेकाल जीवीडी नाम का डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप यहाँ पर डिप्लॉय किया है। टेलीस्कोप इसलिए कि दूर से आने वाली सबमरीन्स भी यहाँ पर दिख सकती हैं, साथ ही रिसर्च के लिए, डीप ओशन रिसर्च के लिए भी ये यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ठीक है, पानी के नीचे क्या है उस सबको जानने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है न्यूट्रिनोस को सर्च करने के लिए। न्यूट्रिनोस पर कोई आवेश नहीं होता और इनका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता। ठीक है, इनको सर्च करने के लिए यहाँ पर ये टेलीस्कोप लगाया गया है। और लेक बेकाल की बात करें तो साउथ ईस्ट साइबेरिया में ये डिप्लॉय हुआ है। लेक बेकाल वहाँ पर है और ओल्डेस्ट है, 25 मिलियन ईयर पुरानी, और डीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लेक यहाँ पर है। दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 20% वाटर इसी लेक के अंदर है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं गैलापागोस ऑफ रशिया। ठीक है, तो ये नाम से भी इसको पुकारा जाता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। तो यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो नाम याद रखिए, लेक बेकाल कहाँ पर है और किसने अभी अभी डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप डेवलप किया है। एक रीज़न न्यूज़ में आया, टिग्रे रीज़न, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इथोपिया की सरकार ने विभिन्न इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहा है कि भाई हमारे जो इथोपिया, ये देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है और इसका जो नॉर्दर्न रीजन है वो कहलाता है टिग्रे रीजन। ये रहा, मैं यहाँ पर आपको ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ये टिग्रे रीजन है। तो इथोपिया ने कहा है हमारे टिग्रे रीजन में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें आप हमारे डोमेस्टिक मैटर में जो है वो हाथ मत डालिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंटरफेयर मत कीजिए हमारे डोमेस्टिक मामलों में। जैसे इंडिया कश्मीर के लिए कहता है, ऐसे ही इथोपिया यहाँ पर टिग्रे रीजन के लिए भी सेम बात को कहता है। ठीक है, तो उसने ये बात कही, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। टिग्रे रीजन पिछले 6-7 महीनों से न्यूज़ में है और यहाँ पर फिर से न्यूज़ में आ गया। तो मैंने बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है इथोपिया का, सबसे नॉर्थ में है और बॉर्डर करता है इरिट्रिया से। ये भी याद रखना, मैप से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो टिग्रे रीजन के बारे में भी अब आपको पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं रेकजाविक के बारे में। ये वोल्केनो है आइसलैंड के अंदर। तो ये जो आप है, ये जो वर्ड है रेकजाविक, रेकजाविक, ये वर्ड आपका आइसलैंड की राजधानी है। याद रखिएगा, कैपिटल है आइसलैंड की और यहाँ पर जो वोल्केनो है ये इरप्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जो वोल्केनो था ये लोकेटेड था सेल्ट जार्नेर पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला का नाम भी याद रखिए, कम से कम इस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पेनिनसुला जो 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, तो सेल्ट जार्नेर पेनिनसुला से ये चीज़ें घिरी हुई हैं। फाक्सा वे का नाम भी याद रखना है, साउथ वेस्टर्न आइलैंड के ऊपर। ये साउथ और वेस्टर्न आइलैंड के ऊपर, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वोल्केनो का नाम याद रखिएगा। आगे चलें तो एक स्टडी हुई, ये स्टडी ऑप्शनल वालों के लिए है। इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी उससे पहले मत था कि जो वर्ड है, ये पूरा वर्ड, जैसे कि ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पहले का वर्ड है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो ही चीज़ें थी, पेंजिया और पैंथालासा। तो जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पेंजिया थे और बाकी जो ओशियन था वो पैंथालासा था। धीरे धीरे जो पेंजिया है वो ब्रोकन होना शुरू हुआ, कॉन्टिनेंट्स बने। तो किस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट एक जैसा है उसके ऊपर ये स्टडी यहाँ पर की गई थी कि क्यों है आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक जैसा एनवायरनमेंट, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, बेसिकली अगर आपको पता हो कि इंडिया में भी मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पर देखिए, इस पैरे को पढ़िए सिर्फ। द रिजल्ट इंडिकेट्स दैट द फॉसिल लीव्स फ्रॉम इंडिया वर अडेप्टेड टू एन ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ मानसून एंड नॉट द करंट इंडियन मानसून सिस्टम ड्यूरिंग इट्स वॉयज। जब इंडिया यहाँ से अपना पथ मतलब इसका जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी उस समय इंडिया का जो क्लाइमेट था वो ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट के समय पर मानसून टाइप का क्लाइमेट वहाँ पर था। तो ये स्टडी यहाँ पर हुई, 25 मिलियन साल पुरानी बातों को यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दोबारा से रिवीजन करना है और इस न्यूज़ को आपको यहीं तक ही छोड़ देना कि हाँ इस तरह की भी कोई स्टडी हुई है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले और वहाँ पर इंडिया ने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बेसिकली एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये काम है कि वो इंडिया के अंदर जितनी जगहों पर भी यूरेनियम के रिसोर्सेज मिलते हैं वहाँ पर जाकर के खुदाई करे। तो यही काम किया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एकमात्र ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राजस्थान यूरेनियम और को कमर्शियल पर्पस से माइनिंग और उसकी प्रोसेसिंग करती है। ओके,
तो इस समय यूरेनियम का मेजर पोर्शन हमें जादूगोड़ा माइन से भी मिलता है, जो कि झारखंड के अंदर है, नाम याद रखिएगा माइंस का। यूरेनियम इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थुम्बलापाले माइंस इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी यूरेनियम मिलता है। तो 4 लोकेशन यूरेनियम की यहाँ पर क्लियर हो गई, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूज़ को कवर करना होता है। आगे चलें तो एक होता है इक्विनॉक्स, जब भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल एकदम लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, तो ऐसे 2 दिन पूरे साल में आते हैं, एक 23 सितंबर, एक मार्च 21। तो मार्च 21 यानी कि मार्च के करंट अफेयर्स के अंदर इक्विनॉक्स पड़ा और भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो मार्च 21 याद रखिए। एक रीफ न्यूज़ में आई, विट्सन रीफ। ठीक है, विट्सन रीफ कहाँ पर है, तो भाई वही चाइना के साथ दिक्कत, फिलीपींस की। ये रहा चाइना, इससे ऊपर सॉरी, ठीक है, और ये रहा फिलीपींस, इनके बीच में यहाँ पर आ जाती है विट्सन रीफ। और विट्सन रीफ में फिलीपींस का कहना है कि चाइना ने अपने 200 वेसल्स यहाँ पर भेजे और डिस्प्यूटेड रीफ है, ऐसा चाइना नहीं कर सकता था, पर चाइना ने किया। तो यही हो गया कि दोनों के द्वारा क्लेम की जाती है। चाइना कहता है कि विट्सन रीफ पर मेरा अधिकार है और फिलीपींस कहता है नहीं, हमारा अधिकार है। जब डिस्प्यूटेड है तो चाइना को अपने व्हीकल वहाँ पर नहीं भेजने चाहिए। रीफ का दूसरा नाम है जूलियन फेलिपे रीफ। ठीक है, तो इस रीफ का दूसरा नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो इंडिया टू कंडक्ट रडार सर्वेज टू हिमालयन ग्लेशियर्स। इंडिया ने कहा है कि हम रडार सर्वे करेंगे हिमालयन ग्लेशियर्स का। बेसिकली करना क्या है, इंडिया हैज़ प्लान टू कंडक्ट द एयरबोर्न रडार सर्वेज इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंडिया ने हिमालयन ग्लेशियर्स की मोटाई को नापने के लिए कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो कितने थिकनेस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उनकी थिकनेस में कमी आ सकती है। तो उस थिकनेस को मापने के लिए यहाँ पर रडार सर्वे लॉन्च किया है इंडिया ने। ठीक है, तो लाहौल स्पीति जो रीजन है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इसको एज अ पायलट स्टडी यानी अभी इनिशिएट किया जाएगा शुरू में, तो वहाँ पर इसको शुरू करने की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, और प्रपोजल इनिशिएट किया गया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये वर्क करता है। तो याद रखना लाहौल स्पीति रीजन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर अभी अभी रडार सर्वे लॉन्च करने की बात की गई है। जो ग्लेशियर्स हैं उनकी थिकनेस को मापने की बात की गई है। ओके, आगे देखें तो पोर्ट एहोला यहाँ पर न्यूज़ में आया। अब एक पोर्ट मैंने अभी पहले छोड़ दिया है, दूसरा पोर्ट ये है, मैं इसको पहले कवर कराता हूँ फिर वहाँ चलते हैं। तो इसका नाम है पोर्ट एओला। एओला कहिए, एहोला कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। ओके, इंडिया का एक मिशन है, मिशन सागर पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 के अंदर बेसिकली हम मई 2020 में शुरू किया था। कोविड-19 रिलेटेड जो असिस्टेंस है वो हम पहुंचा रहे हैं मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, इन कंट्रीज़ को यहाँ पर कोविड-19 असिस्टेंस जैसे मास्क वगैरह हैं, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो ये पोर्ट यहाँ पर न्यूज़ में आया और ये पोर्ट मल्टीपर्पज़ डीप वाटर पोर्ट है, सिचुएटेड ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो लोकेशन याद रखना, मेडागास्कर में यहाँ पर ये पोर्ट है। मेडागास्कर अगर आपको पता हो तो साउथ ईस्ट इलाके में पड़ता है अफ्रीका के। ठीक है, तो मेडागास्कर पर है पोर्ट एओला। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अगले पोर्ट की तरफ जो कि हमने छोड़ दिया था, वो ये था पोर्ट एंजुआन। ठीक है, ये पोर्ट यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल पर, याद रखिएगा, कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस यहाँ पर जो देश है उसके आसपास मोजाम्बिक चैनल पर ये पोर्ट यहाँ पर है और काम सेम है। और INS जलासवा इसी मतलब यही जो जहाज़ है यही सब जगह मिशन सागर का काम कर रहा है और कोमोरोस वगैरह से मतलब होता हुआ हर कंट्रीज़ की तरफ ये जा रहा है जहाँ पर भी हमारी असिस्टेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब मैंने पोर्ट एओला आपको कवर करा दिया, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे आपको जानना है सुएज कनाल। तो सुएज कनाल के बारे में अगर आपको पता हो, एवर गिवन नाम का एक जहाज़ यहाँ पर अटक गया और 23 मई को ये फंसा था और 29 मई को निकला, 6 दिन लग गए निकालने में इसको। तो जो छोटे एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये एवर गिवन नाम का शब्द भी बहुत है, लेकिन UPSC के लिए सुएज कनाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ह्यूमन मेड वाटरवेज है और 7000 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। 21,000 किलोमीटर अफ्रीका की यात्रा करने से अच्छा है 7000 किलोमीटर की ये यात्रा कर ली जाए। मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है
इंडियन ओशन से, रेड सी से होता हुआ और एशिया और यूरोप के बीच में एक तरीके से लिंक को एस्टेब्लिश ये यहाँ पर करता है। इसका नेविगेशन के लिए इसको बेसिकली 1869 में यहाँ पर ओपन किया गया और इजिप्ट ने इसका नेशनलाइजेशन किया 1956 में। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीएस्ट शिपिंग लेन है, ठीक है। और 12% जितना भी ट्रेड दुनिया में होता है उसका 12% ट्रेड यहीं से ही होता है। जितनी भी नेचुरल गैस दुनिया में बेसिकली ट्रेड होती है उसकी 8% नेचुरल गैस यहाँ से निकलती है। और ऑयल का तो पूछे ही मत, इंडिया को लगातार यहाँ पर नुकसान हुआ 6 दिन तक यहाँ पर फंसे रहने के कारण सुएज कनाल में, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्ट किया और प्रतिदिन लगभग 26 अरब डॉलर का नुकसान पूरे दुनिया को हो रहा था। तो 6 दिन तक आप लगभग लगाइए तो आपको पता चलेगा लगभग 150 अरब का नुकसान हमें यहाँ पर हो चुका है। हमें नहीं, पूरी दुनिया को, सिर्फ 6 दिन अगर ये जहाज़ यहाँ पर फंसा रहा तो, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो एक मिशन है नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए एक्यूफर होते हैं जो बेसिकली देखिए सतह है आपकी, ज़मीन है, उस ज़मीन के नीचे पोर्स बन जाते हैं जिनमें आपका कभी वाटर था अब नहीं है, ठीक है। तो उनमें वाटर अवेलेबल हो जाए ना हो तो उनको एक्वीफर कहते हैं। तो ये प्रोग्राम 2012 में शुरू किया गया था। इसके अंदर ये था कि जितने भी एक्वीफर्स हैं मौजूद उन सबको बेसिकली रिचार्ज किया जाए, ठीक है। उन सबको रिचार्ज किया जाए, वाटर ग्राउंड वाटर को वहाँ तक पहुँचाया जाए, ठीक है। डेवलप प्लान्स टू सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो ये सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर का मतलब हमने वहाँ से पानी निकाला है और वहाँ पर हमने पोर्स बना दी, लेकिन वो गलत है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने वहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं छोड़ा, तो उसको रिचार्ज करना हमारा मकसद बनता है। तो यही मकसद लॉन्च किया गया है नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर। पहले तो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर एक्यूफर्स हैं, फिर हम उनका मैनेजमेंट करेंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट है। 2012 में लॉन्च किया था, अभी नहीं लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट डाटा सर्विस पोर्टल की। ये पोर्टल डेवलप किया गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और ये जो पुणे में बेस है और बेसिकली मैनेजमेंट और सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी यूज़र को। आप देखिए यूज़र्स मतलब जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं उनको रियल टाइम डाटा दिया जाएगा कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कब तूफान आएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एक्सेस टू मेट्रोलॉजिकल डाटा के लिए सीधे बेसिकली ऑनलाइन एक्सेस दे दी जाएगी। और मानसून रेनफॉल और साइक्लोन की फ्रीक्वेंसीज़ को भी यहाँ पर रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा कि कब साइक्लोन आ सकता है, कब साइक्लोन नहीं आ सकता है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प है, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है तो पीपल्स को वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये सब पोर्टल पर अब लोगों को सुविधा प्राप्त होगी, जो भी यूज़र्स हैं उनको और ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। पोर्टल याद रखना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे बेस जो है उसका पोर्टल ये यहाँ पर है, ठीक है। ओके, इंडिया एक म्यूज़ियम खुला आशुगंज बांग्लादेश के अंदर। आशुगंज बांग्लादेश के अंदर ये रही जगह और यहाँ पर बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है वो खुला है। बेसिकली जो बांग्लादेश के लिबरेशन में जितने भी इंडियंस शहीद हुए उनके लिए म्यूज़ियम यहाँ पर खुला है। तो लोकेशन यहाँ पर आप याद रखना। आगे बात करूँ, एक स्पिरिचुअल गुरु हैं माथुआ कम्युनिटी के। माथुआ कम्युनिटी की बात करें तो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं हरिचंद्र ठाकुर। इनके बारे में इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट इनका बर्थ प्लेस जानना ज़रूरी है क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर विजिट की। अपने जो बांग्लादेश के 50 साल हो चुके हैं लिबरेशन के, 1971 में लिबरेट हुआ था और आज अब 2021 चल रही है, 50 साल यहाँ पर उनके लिबरेशन के हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में मोदी जी ने वहाँ की विजिट की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओराकंडी या गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, ये नाम याद रखना है, ओराकंडी या गोपालगंज, बांग्लादेश के अंदर ये जगह है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकते हैं, पोम्पई दे सकते हैं, ओराकंडी दे सकते हैं, फिर टिग्रे दे सकते हैं, पूछ लेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से लेकर के चलनी थी और ऐसे काम को करना था। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और हमने इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर देखा और मुझे नहीं लगता कि मैंने ज्योग्राफी के अंदर कोई भी प्लेस छोड़ा है और भूल से रह भी गया हो तो एक आधा प्लेस रहा होगा। कॉस्ट बेनिफिट या तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा या फिर मैंने उसको जानबूझ करके स्किप किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है और PDF इसके नीचे है। वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोक करके जाना क्योंकि अप्रैल की भी मुझे बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।